योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने एक बात बताई थी कि हाई कोर्ट में ये लिखित रूप में दिया गया है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो यूपीएसआरएलएम कर्मचारियों को मिलना है, तो इसका क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कोर्ट में इन्होंने जी कोर्ट को ब्रीफ करना था, जी तो उन्होंने एक कार्यालय आदेश बनाया था जी जिसमें इन्होंने लिखा है कि वो प्रक्रियाधीन है। जी ठीक है, उसको हम कर रहे हैं, हफ्ता है जी कुछ ऐसा टाइम दिया था। उसको भी आज मुझे लगता है 2020 या 21 का मामला है वो। जी ठीक है, 21 का। जी तो एक तरह से अगर इन्होंने वो कमिट किया कर रखा था तो वहां भी झूठ बोला है। जी ठीक है, लेकिन उस पर कंटेम्प्ट जैसा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस ऑर्डर के थ्रू बोला था। जी ठीक है, हमारे लिए लायबिलिटी में नहीं बोला था। जी अच्छा, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों ने जी आईजीआरएस लगाई। जी उन सबके जवाब में भी इन्होंने ये लिखा है कि प्रक्रियाधीन है। जी अब एक बात समझने की है कि ये कर्मचारियों को, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन जी इनके लिखित रूप से ये है कि लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, यानी जी कि एक पीरियड के लिए हैं। जी ठीक है, तो आप किसी आदमी को 11 महीने के पीरियड के लिए रख रहे हो या कुछ पीरियड के लिए रख रहे हो, और उसको दिए जाने वाला लाभ जी वो सालों साल लंबित रख रहे हो। जी और जो भी मेडिकल इंश्योरेंस जो त्वरित रूप से उसके मेडिकल इमरजेंसी में दिया जाएगा या फिर जी उसके नहीं रहने पे इंश्योरेंस के रूप में दिया जाएगा, जी तो वो चीज आप 5-5 साल 6-6 साल तक पेंडिंग रख रहे हो। और एम्प्लॉय आदमी आपके पास एक पीरियड के लिए आया है, थोड़े टाइम के लिए, जी तो आप कितना गलत कर रहे हैं। जी ये अपने आप से स्वतः सिद्ध है जी और इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है। आप हमारे पास जो आईजीआरएस, इन्होंने 20-30 आईजीआरएस अलग अलग के जवाब में एक ही एक लेटर इन्होंने जारी किया कि हम उस कंप्लेंट के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रक्रियाधीन है। जी इन्होंने जैम पोर्टल पे टेंडर निकाला, टेंडर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब इन्हें प्रीमियम देने की बारी आई, इन्होंने फिर अंदर में कुछ गड़बड़ बनाई कि भाई प्रीमियम पे टीडीएस कौन देगा। अरे भाई, वो चीज तो आप लोग पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है ना, आप अपना डिसाइड करके रखो। आपने अगर एक बार टेंडर करा दिया तो उसको फाइनल करो। अच्छा, जब तक ये प्रोसीजर चल रहा है, मतलब आप तो लायबिलिटी आपकी छूट गई है कह के ये प्रक्रिया में है। ठीक है, अब वो प्रक्रिया 5 साल तक चल रही है, आप जानबूझ के उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे या आपकी किसी कमी की वजह से पूरा नहीं हो रहा। अब उस प्रक्रिया पूरा ना होने की वजह से एक आदमी अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को प्रतिपूर्ति कौन देगा, उसकी लायबिलिटी किसकी है? उसके परिवार की तो है नहीं, क्योंकि गलती आपकी। 5 साल तक आपने प्रक्रिया को लटकाया, जो कि वो प्रक्रिया 2 महीने में पूरी होती। आपने 2020 में या 2021 में प्रक्रिया दिखाई 1 हफ्ते की, और आज 2024 में लास्ट में भी प्रक्रिया चल रही है आपकी, तो सारी जिम्मेवारी आप पे है। आप अच्छा, अब एसीएस साहब ने भी ये कहा जब मीटिंग हुई पिछले दिनों कि हम पूर्व के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं दे पाएंगे। चलिए, हालांकि वो लायबिलिटी इनकी बनती है, वो हम लीगल तरीके से लेंगे, लेकिन आगे के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बहुत डिले कर रहे हैं। जैसे कि अब फिर जीबी की बैठक हुई, उन्होंने वो जीबी की बैठक का इनके पास पर्याप्त टाइम था, लेकिन इन्होंने उसको डिले करके आचार संहिता के बीच में कराई। तब इनको कहने को हो गया कि ये मसले हैं, इसमें हम आचार संहिता में कुछ कर नहीं सकते। तो अब आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार, मतलब कोई ना कोई टेक्निकलिटी से आप चीजों को आगे भेज रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो लिंगर ऑन करने से आपका तो नुकसान नहीं हो रहा, आपको तो फायदा हो रहा है। क्या? आपका प्रीमियम बचता है, आपका इंश्योरेंस के लिए जो राशि दी जाती है वो बचती है, आपकी सारी लायबिलिटी बच जाती है। तो ये तो वो हो गया कि आप अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करें और क्या कहते हैं उसको लिंगर ऑन करें, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है और सामने वाले कर्मचारी का बहुत डबल नुकसान हो रहा है। अभी देखिए, हमारे यहाँ 3500 या 3300 कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर शादीशुदा है, 90% शादीशुदा है और 5% कुछ रहे होंगे। जो शादीशुदा नहीं है वो तो 300 लोग हो गए मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं। 3000 शादीशुदा है, 3000 शादीशुदा, उनके बच्चे भी होंगे, तो ये समझ लीजिए वो 12,000 के करीब लोग हो गए ना। भाई, चार लोगों का परिवार हो गया, 12,000 लोग हो गए। 12,000 हो, 300 हो या 500 लोग हो, 12,500 लोगों का इनको मेडिकल इंश्योरेंस देना था, उनको कवर करना था। अब उन 12,500 में से कोई ना कोई हर महीने हॉस्पिटलाइज होता होगा, मतलब किसी की वाइफ, किसी का बच्चा, किसी का कुछ। अब इतने लोग अगर को कवर करना है और वो कोई ना कुछ करता होगा, तो इन्होंने तो अपना कुछ साल का प्रीमियम बचाया। उन लोगों की उस पैसे की कैलकुलेशन करिए कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, 20-30 हजार पे चले जाते हैं, किसी को कोई नहीं रहता, किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो फिर तो उसका जीवन खत्म है। वो अपना घर बेचेगा, खेत बेचेगा, अगर हो तो उससे। योगेश जी, एक बात और सामने आई थी, नो वर्क नो पे, इसका क्या कुछ प्रकरण था? देखिए, ये सरकारों ने या एग्जीक्यूटिव्स ने एक ऑर्डर निकाला होता है
कि जी, भाई इस तरह की हड़तालें ना हो तो उसको दबाने के लिए मतलब एक उसको रोकने का एक तरीका है कि भाई जी, अगर हमारा काम नहीं होगा ना हड़ताल का तो हम पे भी नहीं देंगे, ठीक जी, है चलिए मानते हैं। जी, लेकिन इसके पीछे पृष्ठभूमि देखिए जी, कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है, जी, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे चीजें में बाधक होगी, तो जी, वो आपकी तरफ से है, ठीक है। जी, आपने किसी आदमी को पहले थप्पड़ मार दिया और जी, उसके बाद एक रूल बना दिया कि अगर कोई मेरे थप्पड़ मारेगा तो उसको फांसी की सजा मिलेगी, जी, ठीक है। और थप्पड़ आप मार के भाग गए पहले। जी, सेम चीज ऐसा आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस इतने साल से नहीं दे रहे, वो जी, लोग मर रहे हैं, उनको प्रतिपूर्ति नहीं दे रहे हैं, जी, उनके परिवार को इंश्योरेंस नहीं दे रहे, मतलब सब कुछ गलती आपकी तरफ से है। और जी, अब एक रूल बनाए थे नो वर्क नो पे, तो वो करेंगे क्या? आप उनसे जबरदस्ती काम कराते रहना चाहते हैं, जी, उनकी चीजें उनको देना नहीं चाहते, और अगर वो प्रतिकार किसी रूप में करते हैं तो उस पर भी आप दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, ये एक परेशानी है। जी। आप लोगों ने अपनी समस्याओं के हल के लिए विगत समय में लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आप लोगों को आश्वासन मिला था। तो क्या जो उस वक्त पे आश्वासन मिला था, उस पर कुछ काम किया गया है अधिकारियों द्वारा? देखिए, ये एक टेक्निकल पेच फंसा। जी, हम लोग इको गार्डन में तब तक बैठे हैं जब आचार संहिता लगने में कुछ टाइम बचा था, जी, जी, ठीक है। जी, उनके द्वारा बताया कि भाई इलेक्शन का टाइम भी है, और जी, ये बात भी है इलेक्शन का आचार संहिता लगने के बाद जी, इस तरह की चीजों के लिए परमिशन भी नहीं कि भाई आप विरोध करें, क्योंकि वो किसी पार्टी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में जाएगा। जी, हमने भी इस बात को समझा। और क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि जो बीच के जितनी भी परेशानियां थी, पेश थे कि भाई जी, क्यों नहीं मिल रहा, वो सब स्तर पे क्लियर किए गए। यानी जी, कि उसके बीच में हमारी जीबी की था, उसके जी, स्तर के बीच में हमारा मिशन मुख्यालय कार्यालय था स्तर, जी, उसके में ग्रामीण विकास के सर्वोच्च अधिकारी एसीएस साहब थे हमारे। तो जी, उस पूरी, और ग्रामीण विकास के मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब, हमने हर स्तर पे बातचीत हुई, हर जी, स्तर पे हम कई कई बार मिले। जी, उनके स्तर पे कोई कमी आ रही है तो वो डिस्कस हुई, और वो जी, सब चीजों का निस्तारण किया गया। इवन उन जो वित्त विभाग के की वजह से लोग हाथ खड़ा करते थे कि वित्त विभाग में फाइल चली गई, अब हमारा हम नहीं कुछ कर पाए, जी, वहां से भी हमने बातचीत करके और जो भी समाधान करते हुए लाइनिंग करके वित्त जी, विभाग की फाइल भी पास हुई, और अब क्लियर कट बोल आ गई इनको कि इनको दिया जाना है। हालांकि ये जी, बात पहले भी प्रूव थी, लेकिन अब उस पर दोबारा मोहर लग गई कि भाई इन्हीं के द्वारा दिया जाना है, और हमें कोई आपत्ति नहीं, वित्त विभाग ये कह देता जी, है कि आप 100 स्तर से दे दीजिए। अब इनको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में ये मिशन मुख्यालय ने जी, अपनी, क्योंकि उनकी सर्वोच्च बॉडी जीबी है, उन्होंने जीबी से मोहर लगाने की बात की। हमने कहा ठीक जी, है। तो जीबी की बैठक इनकी 1 साल से वैसे ही पेंडिंग थी, 1 सवा साल जी, से, जो इन्हें करानी थी। लेकिन अब यह है कि भाई इसे कराइए, फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए ताकि दिया जा सके। तो इन्होंने 1 डेढ़ महीने का टाइम ऐसे ही निकाला, क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता लग जाए फिर बहाना मिल जाए। जी, फिर इन्होंने एक डेट मिली जो कि आचार संहिता के बाहर थी, जी, मतलब पहले पड़ रही थी। जी, उस डेट में इन्होंने ना करा के पोस्टपोन कराया। जी, फिर पोस्टपोन करने के बाद जो अगली डेट है वो 19 तारीख आचार संहिता लगने के 3-4 दिन बाद हुई, उसमें इन्होंने कराया, उसका कार्यविध जारी नहीं हुआ, जी, ठीक है। उसका कार्यविध कल की डेट में परसों की 30 तारीख की डेट में 30 31 तारीख मई में जी, जारी हुआ। वो हमने लोगों के बीच शेयर किया। तो उसमें हमारे जो 3-4 मुद्दे थे मेन, जी, जैसे कि इंक्रीमेंट वाले केस में जी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के ये आचार संहिता हटने के बाद इसको दोबारा रख दीजिए, जी, इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि जीबी ने खुद कहा था कि अगर वित्त विभाग सहमति नहीं देता तो इनका एकमुश्त 40% कर दिया जाए, जी, बढ़ोतरी कर दिया जाए। तो जी, वो उस पर मान रहा है, लेकिन आचार संहिता की वजह से अभी नहीं कर रहा, आगे के जी, लिए। दूसरा हमारी मेन मांग थी, इनको क्या कहते हैं, हमारे कुछ भत्ते खत्म किए गए थे जी, जो कि इलीगल रूप से खत्म किए थे। तो जी, उस पे हमारा ये था कि उनको पुनः चालू कर दिया जाए। जी, उन्होंने उस पूरे भत्ते पे बात ना करके, हमारे मिशन की गलती, उन्होंने सिर्फ 2 भत्तों पे बात की, जी, जो कि इंटरनेट और मोबाइल था। जी, कि भाई ये लोग मोबाइल और मेडिकल उसका यूज करना पड़ता है, प्रोफेशनल है, रात दिन मतलब कभी भी काम करना पड़ता है, और सारा काम इंटरनेट के माध्यम से, तो इनको जी, ये चीजें दी जानी है। तो उसके लिए भी उन्होंने बात के लिए बोल दिया, जी, ठीक है। एक तीसरा मेडिकल और इंश्योरेंस का था, वो भी उन्होंने क्या कहते हैं, सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से बात के लिए बोल दिया, जी, ठीक है। मतलब जी, इसके इलेक्शन के बाद में। जी, और 4 जून को ट्रांसफर, एक मिनट में मैं जी, अपनी बात पूरी कर दूंगा, क्योंकि चारों मांगे हुए थे। जी, ट्रांसफर वाला एक मुद्दा है, जी, ट्रांसफर के मामले में उन्होंने खत्म कर दिया, जी, वो उसको खारिज कर दिया। लेकिन जी, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उसको खारिज करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। हमारे जी, ज्यादातर लोग जो हैं उससे त्रस्त हैं, क्योंकि एक तो सैलरी कम है, जी, और लोग 600-700 किलोमीटर दूरी पे तैनात है। इससे उनका पारिवारिक दिक्कतें, मतलब बहुत सारी दिक्कतें, आर्थिक और सामाजिक और मानसिक रूप से सब दिक्कतें हैं। और इसका समाधान बहुत ईजी है। समाधान जी, ईजी इसलिए है कि ये उनको, हमारे कर्मियों को आउटसोर्स करनी मांगते हैं।
जब आउटसोर्स कर्मी है और आप कहते हैं कि हमारे माध्यम से अगर उनका ट्रांसफर कर दिया गया तो इनकी लायबिलिटी बन जाएगी सरकार की, ये लोग कोर्ट में सोचेंगे, तो ये करके मिशन हित में नहीं है, ये उन्होंने करके दिया। तो इसका सीधा सा समाधान है, जब वो आपके एम्प्लॉय है ही नहीं और आप उसे थर्ड पार्टी का मान रहे हो, तो थर्ड पार्टी, और आपको मालूम है ये लोग त्रस्त हैं इसी वजह से और काम नहीं हो पा रहा, तो आप थर्ड पार्टी से कह दीजिए कि आप हमें इनकी तरफ से प्रपोजल बना के दीजिए किसको कहाँ रखना है। थर्ड पार्टी ए को बी जगह रखे या बी को ए की जगह पे रखे, वो उसका है ना, हम अपना प्रतिवेदन उसको दे देते हैं, वो आपको प्रपोजल दे देगी, वो आप लोगों को ट्रांसफर, मतलब आपका एक पैसा नहीं लगा, सरकार की लायबिलिटी नहीं रही और सबका समाधान हो गया। तो इतनी छोटी सी दिक्कत को भी आपको उसको करने में क्या दिक्कत है? पूर्व में ये काम पैसे कमाने का जरिया होता था इन लोगों का, तो इसलिए ये उसको हमेशा अटकाए रखना चाहते हैं और कर्मी इससे शोषित हो रहा है। जी, 4 जून को चुनाव परिणाम आना है, सत्ता में जो भी सरकार आएगी, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि जो सत्ता पक्ष में अब सरकार आएगी वो क्या यूपीएसआरएलएम कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी दे सकती है? क्या उनके हित में कोई काम किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से सोचे तो सीधी सी बात है कि उस सरकार की सोच होनी चाहिए कि उनको कर्मचारी किस तरह से, मतलब उनकी ओवरऑल कर्मियों के प्रति सोच क्या है जी। क्या उनकी सोच ये है कि किसी भी तरह से उनको प्राइवेट की तरह उनसे सिर्फ काम लिया जाना है, उनके डेवलपमेंट से, उनके जीवन से या उनकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि भारत देश में ऐसा हो नहीं सकता। ये तो चुनी हुई सरकार है, हम लोकतंत्र है, हम ही लोगों के द्वारा वोटों से बनी है, तो ऐसा तो सोचने वाली नहीं आएगी। यदि वो ऐसी सोचने वाली नहीं है तो उसका कर्तव्य है कि अपने जो भी लोग हैं उनकी चीजों का ध्यान भी दिया जाए। अच्छा, हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि हमको परमानेंट कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा, कुछ नहीं। हमारी जो पॉलिसी जब नियुक्ति हुई उस टाइम पॉलिसी में सीधा सीधा लिखा है कि ये चीजें मिलेंगी। आज की डेट में मान लेते हैं एक डॉक्टर को आपने हायर किया, आपने उसे आज के रेट पे रखेंगे 50,000 1 लाख रुपए, और आज से 20 साल बाद वो आपके यहाँ काम कर रहा है और उसको वही पैसे देते रहेंगे आप जो पैसे वो लगाता है। वो प्रोफेशनल है, उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है कि वो ऑपरेशन करता है, अगर वो ऑपरेशन ठीक नहीं कर पाएगा या जो उसकी स्किल्स है जिसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, अगर उसके स्किल्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब वो कैपेबल आदमी नहीं मिला, तो फिर आपकी जो योजना है, जो आपका डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगा। मतलब योजना को चलाने का काम उन्हीं प्रोफेशनल पे है। मतलब हम एक अच्छा एम्स जैसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और डॉक्टर हम 20,000 रुपए का रखेंगे, 25,000 रुपए का रखेंगे और उनको जो उनको बुनियादी सुविधाएं वो नहीं देंगे, उनको क्या कहते हैं बिना एसी के कमरे में ऑपरेशन थिएटर बना देंगे, कहेंगे कर लो, और दुनिया भर के टारगेट, तो जाहिर सी बात है आपकी क्वालिटी हैम्पर होगी। तो नई सरकारों से हमारा यही है कि योजना चलानी है, बढ़िया तरीके से चलानी है, सब कुछ है। तो इस फैक्टर पे योजना का आप मद बढ़ा रहे हो तो ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। एचआर बहुत बड़ा फील्ड होता है जी। जो कर्मी है वो उन्हीं के लेवल पे, तो क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो सिर्फ कर्मी नहीं है कि नॉर्मल क्या कहते हैं किसी को भी ला करके मनरेगा की तरह उनको प्रतिपूर्ति देनी है। वो उस तरह के मजदूर नहीं है कि उन्हें प्रतिपूर्ति देनी है, हम जबरदस्ती काम दे रहे हैं कि मानव दिवस सृजन कर रहे हैं। मानव दिवस सृजन नहीं कर रहे हम जो हमारे गोल हैं, जो क्या कहते हैं एसडीजी गोल्स हैं, उनको पाने के लिए हमने इस तरह की योजनाएं चला रखी है। हमने वर्ल्ड बैंक से जो पोषित हमारी योजना है उनको करने के लिए हम बाकायदा, हमारे पास उसका फंड आता है, उस फंड को हम खर्च करने के लिए करते हैं। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि एक मर्सिडीज गाड़ी को आप, और क्या कहते हैं गांव में जो ट्रैक्टर चला रहा था उसको कोई अनुभव नहीं है, उससे ट्रैक्टर चलाने वाले से मर्सिडीज चलाएंगे तो मर्सिडीज का भी नुकसान है और आपकी क्वालिटी हैम्पर होगी। तो सिर्फ इतना कहना होता है कि भाई कोई भी सरकार आएगी उसको ये समझते हुए करना चाहिए, उसको कोई और कोई मतलब नहीं, ना कोई प्रेशर वाली बात है। हमारी जगह आप किसी और को रखोगे उसको भी यही देना पड़ेगा, और जो लोग इतने दिनों से आपके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित भी करो, और जो लोग सही काम नहीं करते उनको आप लोग पिछले दिनों टर्मिनेट भी करते हैं। तो आज की डेट में जो भी मिशन में लोग बचे हैं वो कंपेटेबल है, वो लोग सक्षम है, तभी आपने रखा हुआ, नहीं तो निकाल चुके होते क्योंकि पूर्व में निकाले हैं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।